टैब स्टोरीज। नियत और नियति। चंदरपुर कहकर एक सुंदर से गांव में बलवंत नामक एक कपड़ों का व्यापारी अपनी बीवी सुलेखा के साथ रहता है। बलवंत वैसे तो काफी मेहनती होता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं होती। बलवंत जी, आप मंदिर में दान नहीं दिया। आपने कहा था ना दान देंगी। अभी तो ढेर सारे पैसे भी मिल चुके हैं आपको 2 दिन पहले ही। नहीं, मुझे नहीं देना कोई दानवान। और वैसे भी ये सब करके मुझे तुम्हारी सहूलियत की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे शादी करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। बांझ हो तुम। तुम्हारे कारण मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। पनौती कहीं की। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? चुप रहो अब तुम, और अपनी ये रोनी सूरत लेकर कहीं और जाओ। जाओ, जाकर जल्दी से खाना परोसो। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ तब तक। ठीक है जी। सुलेखा को बलवंत की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती। बलवंत एक अनाथ होता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहीं सुलेखा से शादी करने के बाद जब उसे सुलेखा के बांझ होने के बारे में पता चलता है, तब उसे और दुख हुआ। और आज तक उसके कारण दोनों पति पत्नी में मतभेद है। हे ईश्वर, मुझे ही क्यों बांझ बनाया? मेरे बांझ होने की वजह से इनको तकलीफ होती है, और उन्हें इस तरह से देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक तो पहले ही वो अनाथ थे, और अब बाप भी नहीं बन सकते। एक दिन बलवंत का दोस्त नथु उसके पास आता है। नमस्ते भाभी, कैसा है बल्लू? अरे तू यहाँ कैसे आया रे नथु? बस यार, अपने व्यापारी दोस्त से कुछ पैसों की मदद मांगने आया हूँ। थोड़ी पैसों की समस्या आ गई थी। बेटे की आंखों में मोतियाबिंद बताया है और उसी का इलाज कराना है, और इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। हे भगवान, आपके बेटे को इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी! देखिए ना भाभी जी, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और क्या नहीं। एक तो पैसे भी कम पड़ रहे हैं इलाज के लिए। अब तू ही मेरी मदद कर सकता है यार बल्लू। मैं तेरे भरोसे पर ही हूँ, मना मत करना यार। मैं तेरी कठिनाई को भली भांति समझ सकता हूँ नथो, लेकिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मेरे पास इस समय पैसे नहीं है। मेरे पैसे जो इस महीने आने वाले थे ना, वो अब अगले महीने आने वाले हैं। क्या? ये क्या? ये झूठ क्यों कह रहे हैं नथु भाई से? ऐसा मत कह बल्लू। मेरे बेटे की आंखें चली जाएंगी अगर समय पर उसका इलाज नहीं हो पाया। तू ही मेरा जिगरी दोस्त है यार, और तू एक व्यापारी भी है। देखना, अगर कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो सके, बहुत बहुत मेहरबानी होगी तेरी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, तुझसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कर बल्लू। अरे नहीं नथु, तू इस तरह हाथ मत जोड़ मेरे सामने। अगर मुझसे कुछ हो सकता तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता। और ना तो मेरे पास कोई ऐसा जरिया है और ना ही पहचान वाला जिससे मैं तुझे पैसे दिलवा सकूं। धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है भाई। लेकिन अभी हाल ही में दिवाली बीती है, और तेरे कपड़ों की तो अच्छी बिक्री हुई होगी ना? अरे हाँ नथो, लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मैंने एक जगह पैसे लगाए हैं और वहाँ से पैसे आने में 1 महीना और लगेगा, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ कर दे मुझे। ठीक है बल्लू, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बेचारा नथु खाली हाथ ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद, बलवंत जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास पैसे थे, उसके बावजूद भी आपने नथु भाई से झूठ कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम चुप रहो और अपने काम से काम रहो सुलेखा। मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ, और एक पत्नी होने के नाते अपने पति को सही दिशा दिखाना भी तो मेरा कर्तव्य है। भूलिए मत, हम जब गरीब थे और आपका व्यापार नहीं था, तभी नथु भाई और उनकी बीवी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। आप अपनी नियत में इतना खोट क्यों रखते हैं? नियत साफ रखेंगे तो सब अच्छा होगा। ऐसे नियत मत रखा कीजिए ना बलवंत जी। तुम मुझे नियत और बाकी चीजों का ज्ञान मत दो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मुझे हर एक चीज के बारे में तुमसे ज्यादा समझ है। मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी को हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। लेकिन वो सिर्फ व्यापार के मामलों में, रिश्तों और दोस्ती नाते के मामले में नहीं। इतना कहकर सुलेखा अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन जब बलवंत दुकान बंद करके घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिलता है।
और वो उसका रास्ता रोकता है। क्या है? हटो मेरे रास्ते से, हटो। बेटा कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ खाने को ही दे दो, बहुत दिनों से भूखा घूम रहा हूँ। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उनकी नीयत गलत थी लेकिन तुम्हारी अच्छी होगी, दे दो ना। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे घर जाकर खाना खाना है जल्दी से। बहुत भला होगा तुम्हारा, खूब तरक्की करोगे तुम। इस भूखे बेसहारा गरीब बुढ़े की दुआ लगेगी तुम्हें बेटा, दे दो मुझे कुछ। काका मेरे पास आप जैसे भिखारियों के लिए पैसे नहीं हैं और मैं आप जैसे भिखारियों पर 1 रुपए तक खर्च नहीं करूंगा। हर जगह बस भीख मांगने का नाटक करते रहते हैं और पैसे इकट्ठे करके शराब पीते रहते हैं। झूठी कहानियां बनाना भी कोई आप लोगों से सीखे। बेटा जरूरी नहीं कि हर भिखारी वैसा ही रहे, मुझे सच में खाने के लिए पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो बेटा, मदद करो। बलवंत गुस्सा होकर उस भिखारी को धक्का मार देता है जिससे वो बूढ़ा भिखारी नीचे गिर जाता है। बेटा अब आइंदा से मेरा रास्ता काटने की हिम्मत भी मत करना, नालायक बुढ़ा कहीं का। बलवंत इस तरह उस बूढ़े भिखारी का तिरस्कार करके आगे निकल जाता है और आगे जंगल में चलते समय अचानक से बलवंत की नजर झाड़ियों में एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये झाड़ियों में क्या चमक रहा है, जरा देखूं तो। बलवंत झाड़ियों के पास जाता है और तभी देखता है कि वहाँ पर एक असली हीरा पड़ा होता है। उस चमचमाते हुए बेशकीमती हीरे को देखकर बलवंत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो असली हीरा है, लेकिन यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? शायद ये हीरा मेरे ही हाथों में आना चाहता था, मेरी ही किस्मत में लिखा था ये। अब मैं इस बेशकीमती हीरे को अपने साथ ले जाऊंगा, और वैसे भी अगर इसका मालिक इसके मोल को जानता तो वो इसे इस तरह जंगल में खोकर नहीं जाता, इसे अपने पास सहेज कर रखता। अब मैं इसे सहेज कर रखूंगा और अब से मैं इसका मालिक हूँ। हाँ। बलवंत उस हीरे को अपने साथ ले जाता है और जब सुलेखा उस हीरे को देखती है तभी, अरे वाह बलवंत जी, आप तो और धनवान हो गए। अब आपको ये मौका मिला है तो आप इसे बेचकर नत्थू भाई और उनके जैसे कुछ गरीबों की भी मदद कर दीजिए। हमारे पास तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जरूरत है। अरे नहीं सुलेखा, मैं इस हीरे को बेचकर और ज्यादा धनवान बनूंगा। बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी करनी है मुझे। इतने सारे पैसे कमाकर क्या करेंगे आप? नियत साफ रखकर दूसरों की मदद करने में जो संतुष्टि मिलती है उसका अनुभव ही अलग होता है। ए सुलेखा, तुम्हें बार बार क्यों कहना पड़ता है कि अपने काम से काम रहा करो? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अरे इस व्यापारी के पास वो हीरा है जो मैंने देखा था, अब जल्दी से मैं इसका हीरा चुरा लूंगा। बलवंत उस रात उस हीरे को घर की एक संदूक में रखकर सो जाता है। चोर बलवंत के घर में रखा वो संदूक चोरी करके ले जाता है और अगली सुबह जब बलवंत उठकर संदूक ढूंढता है तब उसे संदूक कहीं नहीं मिलता। खिड़की खुली हुई देख वो समझ जाता है कि इसी खिड़की से अंदर घुसकर किसी चोर ने वो संदूक चोरी किया है। अरे मेरा संदूक चोरी हो गया, मैंने उसमें हीरा रखा था। सुलेखा, ये क्या हो गया सुलेखा? संभालिए अपने आप को, अब जो चीज जानी थी वो तो चली गई, अब हम क्या कर सकते हैं? चोर उस हीरे को लेकर कोसों दूर चला गया होगा अब तो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मैं उसे बेचकर धनवान होना चाहता था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ सुलेखा, बहुत गलत हुआ। बलवंत जी, आपको समझना होगा, आपने हमेशा से अपनी नीयत खराब रखी और आज उसके बदले में नियति ने आपके साथ ऐसा खेल खेला। आपके हाथ वो हीरा तो लगा, लेकिन आप उस हीरे का सुख नहीं भोग पाए। क्या पता नियति ने आपको अपनी बुरी नीयत की सजा दी। हाँ सुलेखा, शायद तुम सही कह रही हो, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखूंगा और जितना हो सके हर किसी की मदद करूंगा। आज मुझे इस सब का एहसास हो गया है। बलवंत उस हीरे के बारे में सोचना बंद कर देता है। वहीं वो चोर जब
हीरे को लेकर नाव में सवार हो रहा होता है। मुझे जल्दी से ये नदी पार करनी होगी और इस गांव से बाहर जाना होगा, वरना अगर इस गांव में मैं पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन उस जल्दबाजी में चोर के हाथों से हीरा गिर जाता है और नदी में गिरे एक पत्ते के ऊपर गिर जाता है और पानी में बहते हुए चला जाता है। नहीं, मेरा हीरा! चोर उस नदी में छलांग लगाता है और उस हीरे के पीछे तैरते हुए जाता है। एक पल के बाद वो पत्ता जिस पर वो हीरा था वो आगे नदी के पानी से मिलने वाले झरने की तरफ बहकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और चोर पछताते रह जाता है। नहीं! बलवंत उस हादसे के बाद अपनी नीयत बदल देता है। वो नत्थू को भी पैसों की मदद करता है और साथ ही गरीबों की भी मदद करने लगता है। ये सब देखकर सुलेखा को बहुत खुशी होती है। चलो अच्छी बात है, इसी के चलते इनकी नीयत में बदलाव तो आया और अब ये सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं हमेशा से यही तो चाहती थी। एक दिन जब वो उस नदी के पास से गुजरते हुए घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसे नदी के पानी में तैरती हुई एक टोकरी दिखाई देती है जिसमें एक नन्हा बच्चा होता है। अरे ये टोकरी में बच्चा? वो टोकरी नदी के पानी से मिलने वाले झरने के पानी में बहकर नीचे की तरफ गिरने वाली होती है। नहीं, मुझे उस टोकरी में रखे बच्चे की जान बचानी होगी, वरना वो झरने में बहकर चला जाएगा। मुझे भी बचपन में मेरे माता पिता एक टोकरी में रखकर मंदिर में छोड़कर चले गए थे और मैं अनाथ रह गया था, लेकिन इस बच्चे को मैं दूसरा बलवंत नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। बलवंत फौरन नदी में कूदता है और टोकरी को उठाकर वो नदी के किनारे लाता है और वो बच्चा बलवंत की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगता है। ये देख बलवंत की आंखें नम हो जाती है। अरे कितना प्यारा है ये बच्चा, कैसे माता पिता होंगे इसके। आजकल के माता पिता को क्या कोसू, मुझे भी मेरे माता पिता इसी तरह टोकरी में मंदिर की चौखट पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये बच्चा, मैं इसे जीवन की सारी खुशियाँ दूंगा। तभी अचानक बलवंत की नजर उस टोकरी में चमक रही एक चीज पर जाती है और वो चीज को ठीक से देखता है। तब वो और कुछ नहीं बल्कि बलवंत को जंगल में मिला वही हीरा होता है। बलवंत की आंखों को विश्वास नहीं हो पाता। ये क्या, ये हीरा? इसका मतलब चोर जब चोरी करके नदी से जा रहा होगा तभी ये हीरा बहकर इस टोकरी में। हे भगवान, आपकी लीला सच में अपरंपार है। तभी वहाँ वही बूढ़ा भिखारी आता है और बलवंत से कहता है, बलवंत बेटा, जब तक तुम्हारी नीयत में खोट था तब तक तुम्हारे साथ हमेशा गलत हुआ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नीयत अच्छाई में बदली तभी नियति ने भी तुम्हारे साथ इंसाफ किया। यही तो रहता है जीवन और कर्मों का चक्र। हाँ काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब आपका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अब से आप मेरे पिताजी और मैं आपका बेटा। जीते रहो बेटा, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब समझ में आया मुझे कि मेरी नियत के कारण ही नियति मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब नियति ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है और अब मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी नियत बुरी नहीं रखूंगा और इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालूंगा और साथ ही इस हीरे के जरिए मैं गरीबों का कल्याण करूंगा। और वैसे भी ये हीरा तो मुझे जंगल में ही मिला था ना। सहज पके सो मीठा होए, या यूं कह लो देर आए दुरुस्त आए। इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा। हाँ काका। बलवंत ने जैसा प्रण लिया उसने वैसा ही किया। उससे जितना होता है उतना वो गरीबों का भला करता है और अपने परिवार के साथ खुश रहता है। कहानी से सीख। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा अपनी नियति अच्छी और साफ रखनी चाहिए। अगर हम नियत साफ रखकर अच्छे कर्म करेंगे तभी नियति भी हमारे साथ अच्छा ही करेगी। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।